हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स वो भी फ्री में लेता रहता हूं। यदि फिर भी आप नए सब्सक्राइबर हैं या आप नए व्यूअर हैं और आपको नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस विद सुनील सर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपके फ्री में टेस्ट लेता रहता हूं। और अभी आगामी कुछ दिनों में मैं और भी टेस्ट आपके लेने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इन टेस्ट पेपर्स को देकर अपना आकलन कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से और देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को इससे पहले हल कर लिया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं हल किया है तो आप साथ में इस टेस्ट पेपर्स को दे सकते हैं। ये वही टेस्ट पेपर्स है जो मैंने अभी आपका 08 नंबर वाला लिया था, उसी का ये डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मैं पूरा डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि यही डिस्क्रिप्शन आपका मैं ऐप पर भी डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस टेस्ट पेपर को नहीं दिया वो मेरे साथ साथ इस टेस्ट पेपर को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, असित कुमार हल्दर कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य कब बने? पहली बात तो समझ लीजिए कि असित कुमार हल्दर जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1890 में। कहाँ पे हुआ था? जोड़ासांगो यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये पूछ रहा है कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के ये प्रधानाचार्य कब बने? ऑफकोर्स 1925 में बने थे, परंतु इससे ठीक पहले 1924 में ये कहाँ पे प्रधानाचार्य थे मालूम है आपको? जयपुर के जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है ना, वहाँ पर जयपुर। कब? 1924। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से ठीक पहले ये कहाँ पर प्रधानाचार्य थे? जयपुर में। कब? 1924। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और देखिएगा, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में जब ये प्रधानाचार्य बने तो बहुत लंबे समय तक बने थे। 1925 से लेकर 1945 तक, 1945 तक ये यहाँ पर प्रधानाचार्य रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ हल करते चाहिए। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो ऑफकोर्स आप अपने नोट्स साथ में बनाते रहें, ताकि आप और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को आगे भविष्य में भी याद करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुमार पत्रिका का संपादन, अगर बेटा ये आपको नहीं याद है ना, तो आप समझ लीजिए कि आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ठीक इससे पहले मैंने इसी प्रश्न को पूछा था कि कुमार पत्रिका का संपादन किसने और कहाँ से किया। ठीक है, तो इसका जो संपादन किया है वो किया है रविशंकर रावल जी ने। ठीक, रविशंकर रावल जी कौन थे? देखिए, इनका जन्म हुआ था 1892 में। कहाँ? भावनगर। आपको मालूम भावनगर कहाँ है? गुजरात। ठीक है, भावनगर। और इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ थी? जे। बस जे को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जे आर्ट्स कॉलेज। इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ है? जे आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, तो जे आर्ट्स कॉलेज, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि जे आर्ट्स कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी वो पूर्ण की थी। ठीक, अब देखिए जे आर्ट्स कॉलेज के बाद अब देखिएगा कि ये जो हैं, इन्होंने सेट डिज़ाइनिंग का भी काम किया है। कहाँ में? फिल्मों में सेट डिज़ाइनिंग का भी काम किया है। और रविशंकर रावल जी की एक आत्मकथा है। ठीक है, क्या नाम है? गुजरात माँ कलाना पगारन। देखिए, इसको अच्छी तरीके से कहीं पे आप चाहे तो नोट कर लें। गुजरात माँ कला ना पगारन। ठीक, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, गुजराती ही लग रही है मुझे, गुजराती भाषा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। पिएटा मूर्ति शिल्प किसने बनाई थी? देखिए दोस्तों,
मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी में जो वेस्टर्न से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न होगा, तभी आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो, यही सब तो पूछे जाएंगे, है ना। हर एक वाद का प्रमुख कलाकार जो है वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिएगा पिएटा मूर्ति किसकी बहुत फेमस है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फेमस पिएटा मूर्ति ऑफकोर्स माइकल एंजेलो के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है माइकल एंजेलो जो हैं इनका जन्म हुआ था कब? 1475 में। कहाँ? इटली, इटली में। अच्छा देखिएगा फ्लोरेंस के 3 कलाकार महत्वपूर्ण हैं। फ्लोरेंस के 3 कलाकार महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से हैं? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, चरम पुनरुत्थान काल के ये तीनों ही कलाकार हैं जो कि मोस्ट फेमस है। ठीक है, तो माइकल एंजेलो ने जो है ये पिएटा मूर्ति बनाई है। आपको मालूम है कब बनाई थी? देखिए इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं 1498 से 99 के बीच में, 1499 के बीच में इन्होंने बनाई थी। अच्छा एक महत्वपूर्ण बात आपको और ध्यान रखनी, भैया पिएटा तो फेमस हो गई, ठीक है, इसको तो सभी जो जान रहे हैं। एक रोडी नीनी पिएटा है, कौन सी? रोडी नीनी, रोडी नीनी पिएटा, इसको भी भाई याद रखिएगा, रोडी नीनी पिएटा भी इन्होंने बनाई है। ठीक है, और इसको कब बनाया था? इसको बनाया था इन्होंने 1564 अपने अंतिम वर्षों में। ठीक है, जब ये एक अच्छे मूर्तिकार तो थे लेकिन अंतिम वर्षों में इन्होंने रोडी नीनी पिएटा बनाई थी, जो कि कितनी बड़ी है? 77 इंच की है। ठीक, और आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा, मिलान में है ये, मिलान जगह। और आपको मालूम है ये वाली जो पिएटा है ये कहाँ है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि पिएटा जो है वो कहाँ है? वेटिकन सिटी में, और रोडी नीनी पिएटा कहाँ है? वो मिलान में है। अब क्या करेंगे, आपका काम है इन दोनों की ही स्कल्पचर्स को देखना, इन मूर्तिशिल्प को देखना। हालांकि मैं देखूंगा एडिट करते टाइम, मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगा दूंगा साथ में, लेकिन आपका देखिएगा जरूर, क्योंकि ये प्रश्न 101% आपका पूछा जाएगा कि रोडी नीनी पिएटा कब की है और किसने इसको बनाया है और कहाँ संग्रहित है। ये तीनों ही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय क्या है? देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं भाई, इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो आपको थोड़ा सा अलग तरीके। अब आपको याद रखना है कि केसरिया रंग, देखिए रंग के ऊपर मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, उसको लाखों लोगों ने देखा है। आप उस वीडियो को देखिएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक में मैं दे दूंगा, पूरी डिटेल के साथ है। तो रंगों की क्या क्या प्रवृत्ति होती है, कैसा उनका स्वभाव होता है, वो आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है साहस और बलिदान। देखिए ये आपको खुद देखते ही समझ में आ जाएगा, साहस और बलिदान। जो केसरिया रंग है ना, उसमें जो हल्का सा लालपन है ना, वो इसी बात का आपका बलिदान, लाल, ठीक है, उसका ही प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पर यही आता है। देखिए और कोई हो नहीं सकता, सत्य एकता के साथ सत्य लग गया इसलिए वो नहीं हो सकता, सत्य और सरलता हो नहीं सकता, सत्य और बलिदान हो नहीं सकता, साहस और बलिदान। ठीक है, केसरिया रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बिल्ला सरंगम गुफा। ये इसको मैंने बाद में थोड़ा सा एडिट किया था, ये मुझसे गलत यहाँ पे लिख गया था। ये बिल्ला सरंगम गुफा है। तो बिल्ला सरंगम जो गुफा है यह किस राज्य में है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि यह किस राज्य में, क्योंकि देखिए अभी तक का क्या हो रहा था कि आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, कई जगह पे आपको तमिलनाडु भी मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो है इसकी वो है आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बिल्ला सरंगम गुफा कहाँ है? आपकी आंध्र प्रदेश में है। इसकी खोज किसने की थी? स्वर्गीय रागे राघव, स्वर्गीय रागे राघव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसको किसका माना है मालूम है आपको? इसको इस जो गुफा है इसको माना है नियोलिथिक एज का।
ठीक है, नियोलिथिक का। मैग, मैसो और नियो, समझते हैं ना, मैग, मैसो और नियो। नियो मतलब नव वाला, नव, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो तीसरे नंबर नव पाषाण काल है उस समय का, नियोलिथिक एज का इसको माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, अरस्तु ने कला को क्या कहा है, ये एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, सबको याद कर लीजिए, ठीक है। प्लेटो, अरस्तु या जो भी महान महान दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कला को क्या क्या कहा है, आप सबका याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अरस्तु ने कला क्या कहा, सत्य की अनुकृति, सॉरी, प्रकृति की नकल। ये सत्य की अनुकृति नहीं भैया, इसको मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। प्रकृति की नकल, भाव ज़्यादातर सेम ही निकलेंगे। प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनको देखकर बनाना ही, उनको नकल करना ही, यही कहा है अरस्तु ने, ठीक है। क्या कहा है, प्रकृति की नकल। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सारे जिसने जिसने जो बात कही है दार्शनिकों ने, आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लें। षडांग के अंतर्गत आता है भैया, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो आपको षडांग का जो पूरा श्लोक है, इस श्लोक को आप याद कर लीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सादृश्य, देखे गए रूप के समान, सादृश्य, ठीक है। तान, संतुलन, पोत, ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा श्लोक याद कर लीजिए, पक्का आएगा 100%। एक क्वेश्चन तो रखा हुआ है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। देखिए ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, ह्यू, वैल्यू, विबग्योर, क्रोमा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ह्यू को रंगत, ठीक है। क्या आंसर है इसका, रंग की तकनीक भाषा में रंगत, रंगत क्या बोलते हैं, ह्यू बोलते हैं, ह्यू। आपको मालूम है कि रंग के 3 गुण, प्रधान गुण माने गए हैं, क्या क्या है, रंगत, मान और सघनता, ठीक है। रंगत को बोलते हैं ह्यू, मान को बोलते हैं वैल्यू और सघनता को बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि कितना कितना वो घनत्व है उसमें, कितना नज़दीक अणु जो होते हैं वो कितना नज़दीक है, यानी कि प्योरिटी क्या है। आप ये समझ सकते, शुद्धता से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। सघनता मतलब शुद्धता, कितना कौन सा रंग मतलब शुद्ध है। रंगत लाल हरे नीले पेन को कहेंगे, वैल्यू उसके मान को कहेंगे, आपको पता है ना, मान बढ़ाना, मान घटाना, ठीक है। किसी भी रंग को वैल्यू बढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग मिलाते हैं, ठीक है। किसी भी रंग की वैल्यू घटाने के लिए काला रंग मिलाते हैं, ठीक है। शेड और टिंट वाली बात मैं फिर से यहाँ पे कहूँगा कि बाकायदा मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, उससे अच्छा मैं रंग नहीं समझा सकता। 2 वीडियो बाकायदा मैंने पूरे के पूरे बनाए हुए हैं। चलिए, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। देखिए ये प्रश्न जितने भी मैंने इसमें लिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इनके आने की 101% संभावना है। और कहाँ से आएंगे आपके क्वेश्चन, आएंगे कहाँ से भैया, यही क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ऑफकोर्स सिंधु घाटी सभ्यता, भाई बराक घाटी हो नहीं सकती है, माना घाटी हो नहीं सकती है, बागेश्वरी, सब क्या है, फालतू की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में आपका मोहनजोदड़ो जो जगह पड़ती है, मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, जोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ये आपके प्राप्त होती है। और देख लीजिएगा, यह पुजारी की मूर्ति है और इसकी जो माप है वो कई जगह पे 19 सेंटीमीटर दे रखी हुई है, लेकिन मैंने इसको इंटरनेट पे एक दिन सर्च किया था तो मुझे दिखाई दी थी 17.5 सेंटीमीटर। तो भाई इस बात को याद रखिएगा, अपनी किताबों में जो है वो 19 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन इंटरनेट पर मैंने देखा 17.5। और मज़ेदार बात, इसको पुजारी की मूर्ति को किस किस नाम से जाना जाता है मालूम है, ध्यानी की मूर्ति। कैसे, ध्यानी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, और एक नया नाम आपको बताता हूँ,
प्रिस्ट किंग, प्रिस्ट किंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि पुजारी की मूर्ति है लेकिन इसको ध्यानी, योगी, प्रिस्ट किंग, इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है कि भैया ये है इसका नाम। और मज़ेदार बात एक और है कि कहाँ संग्रहित है, तो भैया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ना लगा देना इसको, ठीक है, नहीं तो पता चले गड़बड़ हो जाए। भैया कराची, ठीक है, कराची संग्रहालय में है ये, कराची म्यूज़ियम में, वहाँ पे है। इसका मतलब मोटे तौर पे समझ गए ना कि ये जो मूर्ति है ये इंडिया में नहीं है, कराची में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोथल और धौलावीरा स्थित है। ऑफकोर्स ये तो बहुत अच्छे नाम है, दोनों ही आपने 50 बार सुन रखा होगा। लोथल मतलब गुजरात वाला, ठीक है, तो कहाँ पे, भारत में हो गया इसका आंसर। अच्छा, लोथल कहाँ है देखिएगा, किन नदियों के किनारे है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। भोगवा नदी, ठीक है। और धौलावीरा कहाँ है, लूनी, लूनी नदी, ठीक है। मनहर भी कह देते हैं कहीं कहीं, ऑब्लिक में कर लो मनहर, ठीक है, लेकिन लूनी ज़्यादा आता है तो लूनी का ध्यान रखना, भोगवा नदी या लूनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको 101% याद होगा, और नहीं याद है तो समझ लीजिएगा कि आपकी पढ़ाई का स्तर क्या चल रहा है। 101% याद होना चाहिए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, सबको मालूम है, देवी प्रसाद राय चौधरी, आपको मालूम है। राष्ट्रीय ललित कला, देखिए राष्ट्रीय लग जाएगा ना, समझ लेना केंद्र की बात हो रही है, दिल्ली की, और जब स्टेट की बात आएगी तो राज्य ललित कला लिखा होगा। राष्ट्र और राष्ट्रीय में अंतर मत, मतलब कंफ्यूज मत होएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यानी कि दिल्ली की बात हो रहा है। तो दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 5 अगस्त 1954। भैया ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है, KVS NVS 50 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात, इसके सचिव जो थे, प्रथम अध्यक्ष की तो बात हो गई, लेकिन सचिव कौन थे, सचिव कौन थे, बारदा उकील, ठीक है, सचिव कौन थे, बारदा उकील, ठीक। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आपको याद करना है। प्रश्न 101% आएगा। आप समझ लीजिए कि प्रश्न आपके बनेंगे कहाँ से यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फूली, ठीक है। तंजौर तो आपको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चोल चित्रकला, चोल चित्रकला के प्रीतम उदाहरण आपको मिलते हैं, नटराज जी की मूर्ति तो याद ही होगी, ठीक है। चोल चित्रकला मूर्तिकला आपकी फेमस है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, तंजौर की बात हो रही है, तंजौर में ग्लास पेंटिंग बहुत फेमस है, आ चुका है। कहाँ की ग्लास पेंटिंग फेमस है, तंजौर की, ठीक है। बोलना नहीं भाई, इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर हमारा बताना बेकार है, ठीक है। बातों बातों में आप कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कराना, यही हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, ऑफकोर्स नाम से ही आप पहचान सकते हैं, बिशन दास। इस बंदे का काम रियलिटी में बहुत प्यारा है, ये पोर्ट्रेट्स बनाने में माहिर था, ठीक है। क्या शबीह, क्या शबीह चित्र यानी कि पोर्ट्रेट। नूरजहां का चित्र इसने बनाया था, मालूम है ना, क्या मुगल सुंदरी। चलो अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, कहाँ संग्रहित है। अभी ये क्वेश्चन मैं इससे पहले पूछ चुका हूँ, क्या पूछा था, भारत सुंदरी के नाम से, ठीक है। कहाँ संग्रहित है, चलिए जल्दी से इसका आंसर नीचे बताइएगा। और मुगल सुंदरी के अलावा शेख फूल, शेख फूल, सूफी संत, ये भी इन्हीं के द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा, बिशन दास जी के द्वारा। चलिए आंसर जल्दी से नीचे लिख के बताइए भाई, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और देखो भैया गिव एंड टेक की दुनिया है, अगर मुझे पता चलेगा कि आप मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं ये सब चीज़ें बंद कर दूंगा एक दिन, इसलिए आप
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नीचे मेरे को कमेंट्स लिखें और साथ में इसको लाइक भी करें। अगर नहीं होगा तो भैया बंद, फिर मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं रहूँगा। जब आप गिव एंड टेक, ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया इसी चीज़ पर निर्भर है, गिव एंड टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफा के तहत विकसित किया गया, गुफाओं को किसने विकसित किया था? ठीक है, तो बादामी गुफा जो है इसको चालुक्यों ने। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? चार गुफाएं, ठीक है, जिसमें से क्या क्या है? इसमें से 3 ब्राह्मण धर्म की और 1 जैन धर्म की, ठीक है। और आपको मालूम है ना कि ब्राह्मण धर्म का सर्वप्रथम उदाहरण आपको यहीं पे प्राप्त होता है। तो भैया ये क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके के प्रश्न आपके बनेंगे, बस आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वराह किसका अवतार है? वेरी गुड, आपको आता है, इसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, पता है ना। विष्णु जी का अवतार, वराह अवतार। सारे अवतार याद कर लीजिए कि विष्णु जी के कितने अवतार हैं, शायद कहीं पूछ लिया जाए, है ना। बहुत मज़ेदार। देखिए विक्रमशिला महाविद्यालय, अरे बहुत प्यारी जगह है भाई, मैं गया था और पास में ही आपके गंगा नदी बहती हैं, मज़ा आ गया था देख के इस जगह को। मतलब आप समझ लीजिए उस टाइम पर हम पहुंच गए कि यार इतनी सुंदर जगह भी बन सकती है। जब मैं गंगा नदी किनारे गया था, वहाँ से थोड़ी दूर पे थी, भागलपुर में थोड़ी ही दूर में थी, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कई सारी छोटी छोटी गुफाओं जैसा खो की तरीके से काट के बनाया गया, जो आज भी प्रॉपर वहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि मैं म्यूज़ियम में नहीं जा पाया था, पता नहीं कोई ऐसा दिन था कि वहाँ पे छुट्टी चल रही थी, लेकिन रियलिटी में बहुत ही मज़ेदार, आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो विक्रमशिला महाविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। आपको मतलब इस चीज़ का एहसास होगा कि यार बताओ कौन सा समय था और किस तरीके से एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय वहाँ पर बसाया गया था। अभी भी वहाँ पर एक छोटा सा स्तूप बना हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध जी की मूर्ति कभी रही होगी, फिलहाल तो मेरे को वहाँ नहीं दिखी थी, लेकिन हाँ स्तूप बड़ा सा है, लोग स्तूप के ऊपर तक चढ़ गए थे। पूरे ये अपने ईंटों का बना हुआ स्तूप है, जब आसपास देखेंगे ना, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। यदि आप कहीं आसपास वहाँ पे रहते हो तो आप इस जगह को ज़रूर से ज़रूर देख के आएँ, कभी प्लान बने तो घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ है? भागलपुर में, गंगा नदी के किनारे है विक्रमशिला तक्ष महाविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं। पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। अरे यार ये तो बच्चा देख के पहचान लेगा। सामाजिक चित्र बनाए जा सकते हैं, साहित्यिक चित्र बनाए जा सकते हैं भैया, अपने साहित्य पुराणों से संबंधित। धार्मिक चित्र तो ऑफ कोर्स बनाए जाएंगे। क्या है? लघु चित्र है, इस वजह से अमूर्त नहीं होंगे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टाइप नहीं होंगे, अमूर्त टाइप नहीं होंगे, मॉडर्न टाइप नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लघु चित्र बने हुए हैं तो ऑफकोर्स उसमें किसी न किसी एक चीज़ की विशेषताएं होंगी, ठीक। तो वो इसमें अमूर्त वाला विषय जो है आपका वो गलत इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, 80% 90% क्वेश्चन तो इतने हलवा होंगे ना कि मैं बता ही नहीं सकता। इसके ऊपर ही थोड़े बहुत टफ होंगे, बस वहीं पे सबकी नैया जो है ना वो डोल मटोल हो जाती है। अजंता की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? मेजर गिल या श्रीमान गिल। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट गिल। कौन थे? सेना में एक अधिकारी थे, ठीक। इन्होंने कब चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई मालूम है आपको? 1847 से लेकर 1857 के मध्य इन्होंने चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। कब तक? लगभग 10 साल तक, ठीक है। एक अच्छा बात आएगा, अजंता जो थी ये कब खोजी गई मालूम है आपको? 1819 में। आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आंसर दीजिए कि 1818 में किस गुफा की खोज हुई थी। जल्दी से आंसर दीजिए तो देखें तो भाई कि आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं कि बस ऐसे ही खाली पीली अपना यूट्यूब पे समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने 1000 बार कहा है समय ना बर्बाद करिए, बस 1-2 घंटे निकालिए, बस उतने ही में यूट्यूब वगैरह का यूज़ करिए, बाकी के टाइम पे अपने बुक्स पे भरोसा करिए, इन सब चीज़ों पे नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है? हवेलियाँ
धांसू हवेलियाँ, बढ़िया हवेलियाँ कहाँ बनेंगी भैया? राजस्थान में बनेंगी। देखिएगा ज़रूर, आपको ये सब देखने को मिल जाएंगी। जयपुर बहुत विख्यात है, मज़ेदार है। आज भी वहाँ पे जिनके पास अच्छा खासा पैसा है ना, तो भले बड़ी हवेली ना बनाए लेकिन छोटी बना रहे, लेकिन बना वैसी रहे, पत्थरों से एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। तो जयपुर की जो हवेलियाँ हैं वो आपकी बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र इसमें से कौन है? मेवाड़, आपको पता है ना, राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढारी, ठीक है। तो जिसमें से मेवाड़, मेवाड़ी वाला उदयपुर, उदयपुर इसका आंसर है, ठीक। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, उपशैली के अंतर्गत आता है, ठीक है, मेवाड़ की उपशैली के अंतर्गत। अभी मैंने इससे पहले वाले में पूरी डिटेल से आपको बताया था कि चारों पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी उपशैलियाँ आती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑफकोर्स आप गड़बड़ मत कर देना कि राम कुमार जी बनाते हैं, बनारस घाट के चित्र बनाते हैं, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, ये नहीं है। जगदीश स्वामीनाथन, भैया इनके लिए परेशान मत होइएगा, जगदीश स्वामीनाथन मालूम है ना, पहाड़ और चिड़िया बनाते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तैयब मेहता तो इस तरीके के हिमालय के चित्र बनाते ही नहीं थे, तो फ्लैट कलर्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो कौन बचा? निकोलस रोरिक, ठीक है ना, निकोलस रोरिक, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रंगों का जादूगर भी इनको कहा जाता है, ठीक। कहाँ जन्म हुआ था मालूम है? निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ था? 1874, कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग, यानी कि रूस। छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निकोलस रोरिक, रूस। नेक्स्ट, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल कहाँ से हैं? भैया आप इनको इंटरनेट पे जो सर्च करिएगा, ठीक है। अहमदाबाद। कब इनका जन्म हुआ मालूम है? 1943 को। और क्या थे? एक बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। जब मैंने इनको पढ़ा, मैंने कहा यार बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन छोड़ के सीधे आर्ट लाइन में आ गया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 1943 में इनका जन्म हुआ था और ये एक बिजनेसमैन थे, लेकिन 1979 को ये पूर्ण रूप से कलाकार के उसमें आ गए और चित्रकारी ये करने लगे। तो आप समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी ये एक आर्टिस्ट बन गए, ठीक है। तो इसको जरूर देखिए, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए तो और अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें जब आपको मिले ना, तो उसको देखिए। आर्ट की फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है और आप सब एक कलाकार वाली श्रेणी में आ रहे हैं, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्याही कलम, जान तो गए हो गई। स्याही कलम मतलब सीधा सी बात, शाहजहां, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट कलर्स जो थे वो शाहजहां के समय में बनना प्रारंभ हो गए थे। अब यहाँ पे लिखा गया कि उसकी प्रविधि क्या थी, यानी कि किस तरीके से बनाए जाते थे। तो देखिए, काले रंग के चित्रों की काली पत्तियों से, पत्तियों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको तो आप समझ ही जाएंगे। काली तुलिका, इसका तो मतलब ही नहीं है कि काले रंग के ब्रश से चित्र बनाना, काले कागज पे तो मतलब ही नहीं, मतलब कुल मिला के आप समझ जाएंगे कि काले रंग। देखिए ये तीनों ही ऑप्शन बहुत आसान है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन कठिन भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ क्या याद करनी? स्याही कलम, स्याही मतलब स्याही या श्याम, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। तो आप समझ लीजिए इनका काले रंग से चित्रों को बनाना, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल शैली के ऊपर आपके 101% क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र आपके कौन से हैं? बंगाल, ऑफ कोर्स, नेपाल, ठीक है, बिहार, एकदम सही। तो पहले नंबर आपका सही है कि बंगाल, नेपाल और बिहार ये ही पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है कि हेलन रूबिसो ने इसे क्या कहा है? बिहारी शैली, ठीक। बौद्ध धर्म से अनुयायी थे, आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म से संबंधित। पाल किसके अनुयायी थे, किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से, ठीक। दूसरी चीज,
अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाल जो राजा थे या शासक थे, उन्होंने किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया था मूर्ति के निर्माण में? तो काले रंग के। हो सकता है पूछ लिया जाए स्लेटी रंग भी, तो ध्यान रखिएगा स्लेटी और काला। ठीक है, स्लेटी बोले तो स्लेटी मतलब थोड़ा सा ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर के ऊपर जैसे आप पानी डालेंगे वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका काले रंग का, और यदि काला ऑप्शन नहीं है तो ग्रे कलर यानी कि स्लेटी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलिया चित्रकार मीर सैयद अली जो थे के फारसी उस्ताद का नाम बताइए आप। ठीक है, बेहजाद, जाहिर सी बात है मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी दोनों ही जो थे वो हुमायूं के समय में आए थे, और हुमायूं के ठीक समय था बाबर, और बाबर के समय का जो कलाकार था वो कौन था? बेहजाद। ठीक है, और बेहजाद को क्या कहा जाता है मालूम है? पूर्व का राफेल। ध्यान रखिएगा, पूर्व का राफेल। किसे? बेहजाद को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गंगा अवतरण की मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति, जब आप इस मूर्ति शिल्प को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बड़े से पत्थर पर कैसे गंगा जी की मूर्ति को बनाया गया है। तो ये कहाँ पर है? ठीक है, महाबलीपुरम। हालांकि आप ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे। ठीक है, महाबलीपुरम। लेकिन मैं आपको बार बता दूं कि ऐसे सरल और आसान हो सकता है ऑप्शंस आपको ना दिए जाएं। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे यार, क्वेश्चन तो वही है, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम में आपको मालूम है रथ वाले मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें से द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ? देखिए, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न आपके टीजीटी में आते हैं, लेकिन वो सब फेमस होते हैं। भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ था? आपको मालूम? इटली में हुआ था भविष्यवाद। भविष्य, फ्यूचरिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, भविष्यवाद का कहाँ हुआ था? इटली में। और कब हुआ था मालूम है आपको? इसका घोषणा पत्र जो था वो 1910 में लिखा गया था। क्या घोषणा पत्र? किसने लिखा था? कार्लो काला। यहाँ रखिएगा भैया, ये आ चुका है कार्लो काला। घोषणा पत्र भविष्यवाद का किसने था? 1910 में कार्लो काला। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे वाद, कौन से वाद कहाँ उत्पन्न हुए हैं, कब उत्पन्न हुए हैं, उसके प्रमुख दो दो तीन तीन कलाकार, और उन दो दो तीन तीन कलाकारों की प्रमुख दो दो तीन तीन पेंटिंग्स, बस इतना ही याद करो। क्योंकि मैं आपको बार बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो फेमस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी में जब सिलेबस ही नहीं है तो आउट ऑफ द वे जाके कहाँ से पूछ लोगे। ठीक है, तो पूछा क्या जाएगा? सिर्फ आपका ज्ञान चेक किया जाएगा कि भाई आपको कुछ नॉलेज है कि नहीं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पल्लव वंश कहाँ पे? कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ट्री लवर, ठीक है, वृक्ष प्रेमी हिंदी में किसकी रचना है? किसने इसको बनाया है? ऑफकोर्स विनोद बिहारी मुखर्जी। बहुत फेमस है प्रश्न, ये आ चुका है इससे पहले भी कई बार। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी। जन्म कब हुआ था? 1904। ये फेमस लोग हैं भाई, इनका तो आपको याद करना पड़ेगा। बहेला कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। ठीक है, अच्छा चलिए सब लोग डिस्क्रिप्शन बताइए, इनकी बेटी का नाम बताइए। देखें जरा, और पूरा लिखना, सीधे नाम नहीं लिख देना। ठीक है ना, इनकी बेटी का नाम लिखिए। और सुनिए, इनर आई, ठीक है, ये फिल्म है जो कि सत्यजीत रे ने बनाई थी, इनके जीवन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे ने बनाई थी। कौन सी? इनर आई। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अब मैंने आपको बताया, अब पूछा जाएगा कि विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, कब हुआ,
ठीक है। ये इनर आई मूवी किसके जीवन पर आधारित है, इनर आई मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, किसने बनाया था, ठीक है। यही सब प्रश्न आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा उमेन सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? मौलिकता का प्रदान मतलब करना होता है मौलिक रूप, उसको जो वर्तमान रूप आप देख रहे हैं वो किसने दिया था, किसने संरक्षण उसको दिया था, किसने प्रोत्साहन दिया था। ये सारे के सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो राजा उमेद सिंह को किसने दिया था? राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को दिया था? कोटा शैली। कोटा, राजा उमेद सिंह कोटा शैली। आपको मालूम है ना, शिकार से संबंधित चित्र राजा उमेद सिंह ने, शिकार के बड़े शौकीन थे और शिकार से संबंधित चित्र इनके समय मिलते। तो शिकार वाले चित्र समझ लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। शिकार वाले चित्र जो हैं वो इनके राजा उमेद सिंह के समय में बने थे। और ऐसे पूछा जाएगा कि शिकार वाले चित्र निम्नलिखित में से किस शैली में बने हैं? तो कोटा शैली में आपके बने, ठीक है। यहाँ की हवेलियाँ भी फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। देवता की हवेली, देवता जी की हवेली, और झाला जी की हवेली यहाँ के जो बनी हुई है, उसके जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि भित्ति चित्र झाला जी की हवेली और देवता जी की हवेली किससे संबंधित है? कोटा शैली। ये बस आएंगे, ये बस आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के यदि पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ वेस्टर्न के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए थे ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि ऐसे प्रश्न भी आएंगे। लास्ट को कहाँ है? 1940 में इसकी खोज हुई थी। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, 1888 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सोलों में प्रदर्शनियाँ होती थी, याद है क्या ना? पैग समूह, ठीक है, ये वही वाला है। सारी की सारी प्रदर्शनी पैग समूह की तीनों यहीं पे हुई, 2 उनकी इंडिविजुअल और एक कोलकाता समूह के साथ वाली। देखिए ये प्रश्न भी बहुत मज़ेदार है। ये प्रश्न आपका नेट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑफकोर्स एकदम सही, मुंबई। ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा डिटेल से याद करने की जरूरत नहीं है, बस कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ठीक है, कौन सा पेपर कहाँ से प्रकाशित होता था, इन्हीं सब चीज़ों को आप सीधे के सीधे याद कर लीजिए। इसके ऊपर भी मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको नेट पे मिल जाएगा, और साथ में PDF भी फ्री में प्रोवाइड किया है। आप जाइए उसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक से जाकर पूरी पत्रिकाओं का PDF डाउनलोड कर लीजिए जाके, और चाहिए तो उसको जाके एडिट कर लीजिए और उसमें 2-4 नाम अपने बना लीजिए। देखिए मैं करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने बताया ना कि वेंटेक आप लोगों को थोड़ा ना थोड़ा तो करना पड़ेगा, चाहे उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि ये तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ऑफकोर्स एकदम सही पहचाना आपने, कन्याकुमारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है समुद्र के किनारे, बहुत अच्छा है, आप इसको देखिए जरूर। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? ऑफकोर्स एकदम सही अंदाज़ा लगाया आपने। ज्योति भट्ट जो हैं वो प्रिंट मेकर हैं, यानी कि एक ग्राफिक चित्रकार हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1934 भावनगर बोले तो भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और इनको पद्मश्री का मिला था 2019 को, ठीक है, पद्मश्री 2019 को। चलिए जल्दी से इनकी वाइफ का नाम बताइए, जल्दी से लिखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखें कितना तुम लोग अगर जवाब नहीं दिए ना तो समझ लेना कि दूसरा वीडियो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम नीचे लिखिएगा। और पता है प्रिंट मेकिंग की शिक्षा के लिए कहाँ गए? इटली। प्रिंट मेकिंग की शिक्षा के लिए इटली गए थे। नेक्स्ट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर हैं, कौन कौन है?
CMYK। सी बोले तो cyan, CIYAN, cyan। M for magenta, Y for yellow और K for key। इसको समझने के लिए बहुत मज़ेदार है कि आप कोई भी एक वीडियो चला लीजिए जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का हो रहा हो, कहीं छपाई दिखाई जा रही हो यूट्यूब में, 101% मिल जाएगा। और आप उसको देखिएगा कि किस तरीके से सबसे पहले सियान कलर से छापा जाता है किसी भी प्रिंट को, फिर मेजेंटा से छापा जाता है, यानी कि उसी आप देखेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा कि एक ही कलर को एकदम गड्ढिक तरीके से एक कलर रखा जाता है, उसी को फिर छाप दिया जाता है, फिर उसी गड्ढी के ऊपर यानी कि पेपर को लगा एक एक पेपर छपता जाता है, फिर मेजेंटा से, फिर लास्ट में येलो से, और फिर जब ये सारे कलर्स आपस में मिल जाते हैं तो वो की कलर बन जाता है, यानी कि ब्लैक कलर बन जाता है। की बोले तो ब्लैक कलर है, ठीक है। और आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से उसके ऊपर आउटलाइन वगैरह आ जाती है। कभी कभी आपके घर में न्यूज़पेपर आ जाते हैं जो कि थोड़े से ब्लर होते हैं, उसका यही मतलब होता है कि वो पेपर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है और वो आपका ब्लर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। किसकी चित्रशाला का? अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार ऑफकोर्स मीर सैयद अली। जो मीर सैयद अली है ये था। अच्छा, मीर सैयद अली कैसे चित्र बनाता था मतलब ग्रामीण जीवन के, कैसे? ग्रामीण जीवन से संबंधित जो चित्र थे ये बड़े मज़ेदार बनाता था। और मीर सैयद अली का उपनाम क्या था? जुदाई उपनाम था इसका, ठीक है। जैसे कि ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को शिराजी मतलब शिराजी का था भी, कहते हैं कि वो शिराजी उसकी प्लेस का भी नाम है। इसके अलावा शिराजी मतलब शीरी कलम, मीठी कलम, यानी कि सुंदर सुलिपिकार। कौन? अब्दुल समद शिराजी की बात कर रहा हूँ, तो उसको शिराजी के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मीर सैयद अली, ठीक है। इसका उपनाम जुदाई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद की बात हो रही है। स्टेला क्रैमब्रिज। किसने किया था? स्टेला क्रैमब्रिज। चलो एक नया क्वेश्चन आपको देता हूँ आंसर, जल्दी से इसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखो कि इनके हस्बैंड का नाम क्या था। यानी कि स्टेला क्रैमब्रिज जो है ये किसकी वाइफ है, ठीक। अब लोग तो बहुत सारे सोच रहे होंगे कि किसी आदमी का नाम है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रघुराय जाने जाते हैं। भैया ये देखिए नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार इससे पहले ये पूछा जा चुका है। रघुराय जाने जाते हैं ऑफकोर्स फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कला के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? ऑफकोर्स सेजान को कहा जाता है। यदि आपको याद हो तो सेजान ने अपने एक मित्र को एक लेटर लिखा, उस लेटर में उसने कहा कि प्रकृति को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना प्रारंभ कीजिए। कैसे देखना प्रारंभ कीजिए? स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, बेलनाकार, शंकु की तरीके से, थोड़ा इस तरीके से देखो यार। क्या ऐसे सिंपल साधारण से देख रहे हो गोल मटोल पेड़ की तरीके से? थोड़ा इस तरीके से देखो। तो उसने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा था और इसीलिए इनको आधुनिक कला का पिता कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि घनवाद का जो था वो प्रेरणा स्रोत था ये बंदा, ठीक है। इसने ही पहले ही विजन दे दिया था लोगों को कि भैया इस तरीके से भी तो स्टार्ट करो कुछ ना कुछ देखना चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ऑफकोर्स बहुत बढ़िया। लिंगराज मंदिर का है? इसका तो आंसर ही देख के समझ गए होंगे कि हल्का सा रेड कलर लग गया, इसका मतलब भुवनेश्वर, ठीक है। लिंगराज मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा को देख लीजिएगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये तीन जगह जो हैं, क्या? उड़ीसा में भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क। आपको पता ही है कोणार्क का तो सूर्य मंदिर हो ही गया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो गया। इसके अलावा भुवनेश्वर में आपको 3-4 मंदिर मिल जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको देखना है। उसमें से एक मंदिर है आपका लिंगराज मंदिर, ठीक है। समझ गए होंगे कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। और 11वीं शताब्दी में इसको
केसरी राजवंश ने बनवाया था। किसने? केसरी राजवंश ने इन्हें बनवाया था। ठीक, नोट कर लीजिए कहीं पे अच्छा लग रहा हो तो, नहीं तो वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि हर एक शैली के कलाकारों को आपको याद कर लेना, कहीं ना कहीं लिख लीजिए कि कौन सा एक शैली लिखिए, फिर उसके आगे कलाकार लिख दीजिए। ठीक है, तो सुरजन नामक जो है ये किस शैली का कलाकार है? सुरजन नामक जो चित्रकार था ये किस शैली का कलाकार है? ऑफकोर्स बूंदी शैली का है। ठीक है, आपको मालूम होगा सुरजन, अहमद अली, श्री कृष्ण, साधुराम, ये सब और ये सभी इंपॉर्टेंट है। कौन है? सुरजन, अहमद अली, श्री किशन और साधुराम। ठीक है, सुरजन, अहमद अली, श्री कृष्ण, साधुराम, इनको ऐसे रट मारिए। तो ये किस शैली के हैं? ये आपके बूंदी शैली के। तो आप लिखिए बूंदी शैली इक्वल टू सुरजन, अहमद अली, श्री कृष्ण, साधुराम। तो इस तरीके से सारे के सारे आर्टिस्टों को आप एक जगह पर लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? जिराफ ग्रुप। ठीक है, तो आपको मालूम है आदमगढ़। जिराफ ग्रुप कहाँ है? आदमगढ़। आपको मालूम है कि होशंगाबाद एक जगह का नाम है। क्या? होशंगाबाद की खोज किसने की थी? 1922 में। किसने? मनोरंजन घोष ने की थी। नर्मदा नदी के पास है, बल्कि और कहें तो 45 मील दूर बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के पास है और पंचमढ़ी से लगभग 45 मील की दूरी पर ये जगह आपको प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्रों में से एक केंद्र है ये। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किस तरीके से कौन कौन से प्रागैतिहासिक केंद्र हैं, कहाँ कहाँ पे चित्र प्राप्त होते हैं, कौन से प्रमुख चित्र हैं। इस तरीके से आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग देख लेना भाई। अब इसको मुगल हमने यहाँ पे लिख दिया है तो मुगल में ना चले जाना। भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को माना जाता है। मालूम है ना, गुप्त काल में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, मूर्तियाँ बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो इसलिए स्वर्ण युग पूछा जाएगा भारतीय चित्रकला का, तो यही पूछा जाएगा आपका गुप्त काल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल वधु किसकी कृति है? ऑफकोर्स ये बहुत फेमस पेंटिंग है बाल वधु। अमृता शेरगिल इसका आंसर है। देख लिया, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बाल वधु के नाम से अमृता शेरगिल ने बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई है। ठीक है, देखिए दोनों आंसर हो गए, अमृता शेरगिल दो जगह लिख दिया मैंने। अमृता शेरगिल इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा भी लगा लिया कीजिए। देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ तो हो ही नहीं सकते, रविंद्रनाथ उनके बड़े भाई हैं, वो भी नहीं हो सकते। ठीक है, यामिनी राय तो फोक आर्ट से संबंधित चित्र बनाए थे, इसलिए ये लेटेस्ट कुछ नाम लग रहा है कि बालिका वधु या बाल वधु। तो इस तरीके से आपका अमृता शेरगिल बना सकते हैं, तो वही नाम आपका यहाँ फिट भी बैठ रहा है। थोड़ा ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस का निर्णय। ठीक है, द जजमेंट ऑफ पेरिस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है रूबेंस, पीटर पॉल रूबेंस इसका आंसर है। देख लीजिएगा भाई, वेस्टर्न क्वेश्चन 101% आएंगे। हाँ, कोर्स में नहीं है, इसलिए हो भी सकता है कोई नया आदमी कोई टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहा हो, तो हो सकता है ना भी दे, तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। ठीक, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको दे रखा है। नीली प्रविधि और गुलाबी प्रविधि या अवधि, यानी कि इन टेक्निक्स का यूज़ करने वाला कलाकार कौन था? ऑफकोर्स पिकासो ने बाकायदा जब पेंटिंग्स बनाना मतलब एक टाइम पे शुरू किया, तो उसने खूब सारी पेंटिंग नीले रंग की बनाई, और उसके बाद में फिर उसने जब खूब सारी पेंटिंग्स बनाई तो गुलाबी रंग की बनाई। हालांकि बहुत दिनों तक का वो दोनों टेक्निक को पकड़ नहीं सका, उसके बाद में उसने चेंज कर दिया और फिर वो बनाने लगा। लेकिन हाँ, एक बीच में एक समय ऐसा आया जब उसने नीले रंग से, और थोड़े दिन बाद फिर उसने गुलाबी रंग से पेंटिंग्स को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ली भित्ति चित्र, देखिए यहाँ पे मैंने कंफ्यूज करने के लिए भित्ति चित्र लगा दिया गया है, ठीक है, कि वर्ली जो चित्र है ये एक लोक कला है। ये कहाँ से संबंधित है, ये फोक आर्ट कहाँ से, देखिए सारी की सारी फोक आर्ट्स अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, 101% पूछी जाएगी एकदम। तो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और पता है आपको ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय आकारों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जो शेप्स होते हैं वो ज्यामितीय होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके से इसको प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण किस शैली की विशेषता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इतने सारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। पाल शैली तो हो नहीं सकती, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले उससे बात की है। जनता शैली में तो इसका जिक्र ही नहीं मिला, जैन शैली का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करेंगे ना, तब भी आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे कि यार अलवर शैली इसका आंसर हो सकता है। और हाथी दांत के ऊपर सुंदर चित्रकारी करने के लिए, ठीक है, ये पत्तियाँ हो गई, ये पत्तियाँ नहीं पट्टियाँ हैं, पट्टियाँ, ठीक है। तो इसके ऊपर चित्रकारने के लिए मूलचंद नाम का एक आर्टिस्ट था जो कि हाथी दांत की पट्टियों पर सुंदर चित्रकारी करता था। किसके समय में, राजा मंगल सिंह के समय में। राजा मंगल सिंह के समय में मूलचंद नामक एक कलाकार था जो कि हाथी दांत की पट्टियों पर एक अच्छी चित्रकारी करता था। लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ है। लौह स्तंभ, लोहे वाला, ठीक है, दिल्ली। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको देखा हुआ है, दिल्ली के महरौली में जो आपका कुतुब मीनार पड़ता है, उस कुतुब मीनार में ही शायद ये है, लोह स्तंभ है आपका, ठीक है, जिसमें बिल्कुल जंग नहीं लगती, खुले में था। जब मैंने देखा तब तो खुले में था, अब तो शायद उसको छू भी सकते थे, मैंने उसको छुआ भी था, ठीक है। तो अभी भी वैसा का वैसा है, जिसके ऊपर कोई जंग वगैरह नहीं लगती, इसलिए बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये आज भी है। तो लोह स्तंभ कहाँ है, दिल्ली। तो इस तरीके से आज मैंने आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।